बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, ई कैट, एम कैट केमिस्ट्री। और आज इस लेक्चर सीरीज़ के दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आप तमामी स्टूडेंट को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो लेक्चर हमने लिया है, जो पास पेपर से जो एमसीक्यूज लिए हैं उनका ताल्लुक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट से है और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। और चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी से पेपर लिए जाएं, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पेपर लिए जाएं, इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हमारा जो मकसद है वो है कॉन्सेप्ट्स को, नए कॉन्सेप्ट को हासिल करना और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी ये लेक्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जी एनईडी का पेपर मेडिकल वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तमाम पेपर जी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। तो क्योंकि ई कैट और एम कैट ये दोनों ही क्लासेज हैं, तो इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को एक साथ कवर करें। और आपका मकसद क्या होना चाहिए जी? आपके लिए नए एमसीक्यूज हैं और नए एमसीक्यूज के साथ फिर आपको नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करने का मौका है जी। तो आप इन तमामी क्लासेस को तवज्जो से लीजिए, और अगर आप इन क्लासेस से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं जी तो उसका तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, और इस लेक्चर में भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जी कि जब एमसीक्यूज आपके सामने आए तो आप उसको सुने, और सुनने के बाद आप लेक्चर को पॉज कर दें और जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर आप पहले आंसर हिंट्स को सुने, लेक्चर को पॉज करें और जवाब देने की कोशिश करें, और फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं जी कि आपकी तैयारी कितनी है जी। तो मैक्सिमम अगर आपके के जवाब सही होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर ये तादाद कम है जी तो इसको आप कोशिश करें कि जो नए कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं उसको अपने दिमाग में रखें और फिर उसको आगे अप्लाई करें, क्योंकि एम कैट टी कैट की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इस इम्तिहान में उस वक्त होगा जिस वक्त आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व किया होगा। तो आपको कहीं से भी एमसीक्यूज मिले, आप उन्हें सॉल्व करें। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें भी हमारा मकसद यही है जी कि कुछ नए एमसीक्यूज है जी जिनको हम सॉल्व करवाते हैं आपको, और सॉल्व करवाने के बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देते हैं जी, ताकि आपको इससे मुंसलिका अगर कोई कुछ एमसीक्यूज पूछ लिए जाएं तो भी आप वो अटेम्प्ट कर सकें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आपको नजर आ रहा है, और ये लिखा हुआ है जी 1 लीटर ऑफ गैस वेट 2 ग्राम एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको चारों स्टेट पैरामीटर ऑफ गैस नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर और फ्रेश प्रेशर। तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है। लेकिन अगर आप इसको आप आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है इफ प्रेशर इज मेड 0.75 एटमॉस्फेयर। तो क्योंकि प्रेशर वेरी हो गया और आपको यहाँ पे सेकंड स्टेट भी मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का नहीं बल्कि जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है। आगे बढ़े तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, ये आपको चार टेम्परेचर दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही टेम्परेचर का फैसला करना है। विन विल 1 लीटर ऑफ गैस वेट 1 लीटर ऑफ सेम गैस वेट्स 1 ग्राम। अच्छा जी, ये जो न्यूमेरिकल है, अब इसमें मसला ये है जी कि आपने अब तक जो जनरल गैस इक्वेशन पढ़ा है उसके अंदर मास कभी वेरी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने मास भी वेरी करके दिया हुआ है जी। तो इसके लिए आपको अपने फॉर्मूले को ड्राइव करना पड़ेगा जी। तो मैं आपको फॉर्मूले की हिंट दे देता हूँ जी कि हम ये जानते हैं कि पीवी बराबर होता है एन आर टी के, और आप ये जानते हैं जी कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसका फॉर्मूला बन जाएगा पीवी इज इक्वल्स टू एम, छोटा वाला एम मास का, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी। और क्योंकि सेम गैस की बात हो रही है और आप जब 1 स्टेट और 2 स्टेट को कंपेयर करवाएंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास और वहां से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो बनेगा P1V1 इज इक्वल्स टू M1T1। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा है वो आप डायरेक्ट आप याद रखें जी। तो ये फॉर्मूला है जी P1V1 अपॉन M1T1 बराबर होता है P2V2 अपॉन M2T2 के जी। इसमें बड़ा सिंपल सा आप याद रखें जी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है जी। और तो ये आपके पास कहाँ पे आए हैं जी? ये आपके पास न्यूमरेटर के अंदर आए हैं। और इसी तरह वॉल्यूम और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ये दोनों डिनोमिनेटर के अंदर आए हैं। तो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका या फॉर्मूला बनाने का एक सिंपल तरीका भी है जी कि आप उन दो पैरामीटर के दरमियान आप वॉल्यूम के रिलेशन को बाकी सबसे याद रख लें।
जिसके साथ इनवर्स रिलेशन होगी वो उसके बराबर में आएगा, और जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगी वो कहाँ पे आएगा, उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। तो इस हिंट से भी आप ये फॉर्मूला बहुत आराम से याद रख सकते हैं जी। बाकी न्यूमेरिकल के अंदर कुछ नहीं रखा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद सही आंसर को जज करें जी। तो सॉल्व मैं करने जा रहा हूँ। प्रेशर 1 जो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। जो वॉल्यूम 1 दिया हुआ है वो है जी 1 लीटर। जो मास 1 दिया हुआ है वो है जी 2 ग्राम। और जो टेम्परेचर 1 है वो लिखा हुआ है 300 केल्विन। उन्हीं पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे रखा है एहतियात के साथ। अब मैं सेकंड स्टेट की बात करने जा रहा हूँ। प्रेशर 2 जो दिया हुआ है वो है 0.75। उसके बाद दिया हुआ है जी एट विच टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मैंने T2 लिख दिया। और वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर और मास दिया हुआ है 1 ग्राम। तो ये तमाम चीजें मैंने रखी और अब मुझे इसे बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना है जी। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 300 क्या हो गया, ये 6 हो गया। और यहाँ पे 0.75 और 10 बचा जी। अब आपने क्या करना चाहिए जी, ये डेसिमल की वजह से आप इंतहाई परेशान होंगे जी। तो तरीका ये, और ये डेसिमल अगर हट जाए तो आपके लिए न्यूमेरिकल फिर सिंपल हो जाएगा जी। तो आपने क्या करना है, ये डेसिमल को जहां से, ये आपने छोटी क्लास के अंदर सीखा था जी, कि डेसिमल को जहां से उड़ाया जाता है जी, तो उसके नीचे क्या आ जाता है जी, 1 आ जाता है। और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। तो 0.75 को अगर आपने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है जी, तो तरीका क्या है जी, कि डेसिमल जहां से, डेसिमल को हटाएं और डेसिमल के बिल्कुल नीचे आप क्या डिनोमिनेटर के अंदर 1 लगा दें, और जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा दें, तो आपका ये डेसिमल खुद ब खुद फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके लिए इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है जी। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बच रहा है जी, T2 किसके बराबर हो गया जी, 75 डिवाइडेड बाई 2 3 6। अभी आप देख लें जी। तो टी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 के बराबर होता है 75। ये 6 वहां से जाके 75 से क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 75 को आप 6 से सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं जी। तो इससे जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 450 केल्विन। तो 450 केल्विन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो ये आपने सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसका जवाब दिया। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसकी जो मैंने हिंट बताई उसका आपने ख्याल रखना है जी, कि जिन दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होंगी वो एक साथ न्यूमरेटर के अंदर आएंगी, और जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होंगी वो डिनोमिनेटर के अंदर आएंगी। इस तरह आपने यहाँ पे एक और बात सीखी जी, कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है जी, कि डेसिमल पॉइंट को आप हटाएं, उसके नीचे 1 लगाएं, और जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दें। उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आप इम्तिहान में भी 1 मिनट से कम वक्त के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये दूसरा सवाल अब आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपने फैसला करना है इन दोनों में से कौन सी गैसेस ऐसी हैं जी कि जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। तो सिंपल सा सवाल है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से इसका ताल्लुक है, और आंसर हिंट क्या है जी, कि आप इन गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें और उसके बाद फिर अप्रोप्रिएट पेयर को सिलेक्ट करें। खैर ये तो एक बड़ी लेवल पे ये आपकी जो है ना हिंट है जी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। खैर हम सवाल को ऐसे ही देखते हैं जी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो ये तो जवाब हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें जी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों के अंदर 2 हैं, और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब बचा है, ये 2 से बच रहे हैं, पहला और चौथा वाला, और इसमें आपने फैसला करना है जी कि इन दोनों में से कौन होगा। तो सबसे पहले वाले को देख लेते हैं जी। हम ये जानते हैं कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, और ऑक्सीजन होता है जी 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो 32 और कार्बन 12 हो जाएगा 44, और यहाँ पे नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 और 16, तो ये भी क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो जो पहला पेयर है, पहले पेयर का मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है जी, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है जी। तो ये सिंपल सा तरीका है जी, कि जिसके आप जो तरीका है वो तो यही है जी कि आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देखें जी। लेकिन मॉलिक्यूलर मास करेक्ट करने से पहले आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगाएं जी, कि किसका मॉलिक्यूलर मास, किस पेयर का मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने बैठेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा सवाल पे तवज्जो दें, और जो आपको नजदीक नजर आ रहे हैं जी मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से,
तो उसको आप सिलेक्ट करें। तो मैंने ये पहले ऑप्शन को और चौथे को सिलेक्ट करने का फैसला किया था और पहले ही में मुझे आंसर मिल गया, जो मेरा करेक्ट आंसर है जी। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो ग्राम्स लॉ क्या कहती है जी। ये ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट है जी कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। और जब भी दो गैसेस या दो से ज्यादा गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करवाना होता है, इनकी स्पीड को कंपेयर करवाना होता है, तो ग्राम्स लॉ इस्तेमाल होती है। और जब भी दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होने की बात की जाए तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जी कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम होना चाहिए जी। तो उसी सूरत के अंदर दो गैसेस जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम है जी, वो सेम रेट से डिफ्यूज करेंगी। तो अगर टेम्परेचर या प्रेशर वेरी हो जाता है जी, तो फिर इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे फर्क पड़ जाता है जी। तो टेम्परेचर और प्रेशर उसने यहाँ पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने अपने दिमाग में रखना है जी कि टेम्परेचर प्रेशर भी क्या रखा जाता है जी, कांस्टेंट रखा जाता है। और तो दो गैसेस जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम होंगे जी, तो उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा से सेम होंगे। ये तीसरा सवाल अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है और उसके अंदर आपको हीट दी हुई है +61 किलो जूल पर मोल। लिखा हुआ है जी इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला लिखा हुआ है जी फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ N2O4। इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। आपके दिमाग में फौरन इस ऑप्शन को पढ़ के दिमाग में ये बात आनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। अगर N2O4 डिकम्पोज होगा तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जी टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट होता है जी। और रिएक्शन स्टॉप, तो भाई देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, तो टेम्परेचर तो रिएक्शन स्टॉप कैसे होगा। तो ये दो बातें तो गलत है। इन दो में से हमने फैसला करना है जी। तो आंसर हिंट क्या है आपके पास। आंसर हिंट क्या है जी कि आप वैल्यू को फोकस करें और वैल्यू को फोकस करने के बाद आप फैसला करें जी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर है या एक्सोथर्मिक इन नेचर है। तो आप क्या लगा जी, क्योंकि प्लस वैल्यू है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर है जी। और आप ये जानते हैं जी, ये एक बात याद रखें तो आपके लिए ये इंतहाई आसान है जी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर हाई टेम्परेचर फेवरेबल। और हाई टेम्परेचर फेवरेबल होने का मतलब ये है जी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इन दो में से कहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर फॉरवर्ड जा रहा था। तो जो करेक्ट आंसर है या जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है जी। इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट से बात करते हैं जी। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है जी कि वो फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है जी, अगर उनको छेड़ा जाए, अगर उनको ऑल्टर किया जाए, तो रेट ऑफ द तो रिएक्शन अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर करता है। तो या तो ये फॉरवर्ड चला जाता है और या बैकवर्ड चला जाता है, ताकि उस इम्पोज्ड चेंज को, उस दिए हुए चेंज को क्या करा जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट अब आपके सामने आ गई। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से ये फॉरवर्ड जाते हैं। ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा भी और देखा भी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो दे आर लो टेम्परेचर फेवरेबल। और लो टेम्परेचर का मतलब है जी कि ये टेम्परेचर को कम करने से फॉरवर्ड जाते हैं। फेवरेबल का मतलब है फॉरवर्ड जाना, ठीक है जी। तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाना, और लो टेम्परेचर फेवरेबल का मतलब है टेम्परेचर कम करने पे फेवरेबल, टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड जाना जी। तो अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो फिर इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 होता। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपने सीखना है। अच्छा जनाब, एमसीक्यूज नंबर 4 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन। और क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है इज 1.80 एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है जी। लिखा हुआ है जी इफ 1.0 मोल्स ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट आर प्लेस इन 1 लीटर फ्लास्क। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल मोल्स या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है जी। द फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछी है जी।
और ये अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जी, और अब आपने ये फैसला करना है। यकीनन आप थोड़े से परेशान हुए होंगे क्योंकि और आपने इसको जज भी कर लिया होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल हमारे सामने आ गया, तो बगैर कैलकुलेटर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा जी, या इतना लेंदी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। तो मैं अब आपको बताता हूँ जी कि ये जो आपका एमसीक्यूज है ये किस तरह से अटैम्प होगा और किस तरह से आप इसके करेक्ट आंसर को अंदाजा लगाएंगे और बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज किए, तो ये आप यहाँ पे सीखेंगे जी। तो सबसे पहला काम क्या है जी कि इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो हिंट क्या है जी कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए जी, जो होता है जी रेशियो बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट हैं वो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, और जो रिएक्टेंट है वो H2 हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया जी। अब आप ये जानते हैं जी कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है जी और आपने तसव्वुर किया जी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर x होगी जी, तो इसका मतलब है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी x होगी। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो x और x हो जाएगी, और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 से कम हो जाएगी। 1 से कितनी कम होगी? 1 से x कम होगी, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा जी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जो 1.80 थी, और वाटर की और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन x है, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। और क्योंकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एक्स है, तो इनको भी मैंने कंबाइन करके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये आप इस न्यूमेरिकल को आगे लेके चल सकते हैं जी। और वो तरीका क्या है जी? ये फॉर्मूला है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं अब यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लगा के लिखा जी, 1.80 लिखा, और फॉर्मूला लगा के मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका जवाब आया। और ये किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये छोटी सी कैलकुलेशन है जो आपने लाजमी करनी पड़ेगी जी। अब मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1.80 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.80 आ गया। 2 को मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अगर आप डेसिमल को आप भूल जाएं तो 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आएगा, और डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा। तो मैंने लिखा जी 3.60x, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1.80 एक्स स्क्वायर आ गया, और ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। इस एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ पे लेके आ गया? इज इक्वल्स टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, तो ये माइनस में हो जाएगा। 1.8 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो ये बचेगा 0.80 एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसको एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखना है और 1.80 को बाद में लिखना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया? इसकी जगह को चेंज किया है जी। तो मैंने लिखा 0.80 एक्स स्क्वायर माइनस 3.60 एक्स प्लस 1.80 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए जी? इससे जो आपको जवाब मिलेगा वो आपको एक्यूरेट जवाब तो नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट जवाब मिलेगा, और अप्रोक्सीमेट जवाब से आप इनमें से करेक्ट ऑप्शन को बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाए जी सिलेक्ट करने के काबिल होंगे। तो तरीका ये है जी कि ये एक्स स्क्वायर और इसके साथ वैल्यूज को, मुंसलिका वैल्यूज को आप क्या कर दें जी? नेग्लेक्ट कर दें, इसको आप 0 मान लें। वैसे भी ये 1 से कम वैल्यू है, और जब आप 0.80 का स्क्वायर करेंगे तो ये मजीद छोटी हो जाएगी, इसलिए ये जो वैल्यू है वो इन दोनों से बहुत छोटी है जी। इसलिए आपने क्या किया जी? इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ताकि आप बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस सवाल को सॉल्व करें और अपने अप्रोक्सीमेट जवाब तक आप पहुंचे जी। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से हटा दिया, मेरे पास एक्स की और नंबर वाली वैल्यू बची जी। अब मैंने क्या किया? 1.80 को मैं इज इक्वल टू के बाद ले गया, माइनस से माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया। 3.60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा जी। अब डेसिमल से आप डेसिमल को कैंसिल कर दें तो ये बच जाएगा 180 और 360। तो 0 से आपने 0 को कैंसिल किया, और 18 वन जा 18 और 18 टू जा 36, तो x हो गया 1/2 के, और 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है जी कि आपका जवाब या तो 0.531 है या 0.473 है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 0.473 भी 0.5 पे राउंड ऑफ होता है, और 0.531 भी 0.5 पे ही राउंड ऑफ होता है। अभी भी आप यहाँ पे इन दोनों में से एक आंसर का आपने फैसला करना है जी। तो आप ये देखिए जी, जो वैल्यू आपने निगलेक्ट की थी वो पॉजिटिव की निगलेक्ट की थी या नेगेटिव की निगलेक्ट की थी जी?
तो अगर आपने पॉजिटिव की वैल्यू नेग्लेक्ट की है तो इसका मतलब है इस आंसर के अंदर इजाफा होगा, और अगर आपने नेगेटिव की वैल्यू को नेग्लेक्ट किया होता तो इस आंसर के अंदर कमी होती थी। तो क्योंकि यहाँ पे आपने पॉजिटिव की वैल्यू को नेग्लेक्ट किया था तो उसका मतलब ये आंसर 0.5 से ज्यादा होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.531। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी जिसमें आप बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लगाए आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तो ये छोटी सी ट्रिक आपने सीखी, इसका आप ख्याल रखिएगा जी। तो किसी एमसीक्यूज से परेशान ना हुआ करें, कोई ना कोई आसान रास्ता जरूर होता है उसको सॉल्व करने का। अच्छा जी, ये अब आपके पास पांचवा सवाल है आज के लेक्चर का, और लिखा हुआ है जी व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, आप ये इसको स्ट्रक्चर देख के आप परेशान हो जाएंगे और बोलेंगे चलो भाई इसको भी चॉइस पे छोड़ दो, इस पे कौन रिस्क ले। भाई ऐसा काम नहीं करना, आप इसको करने की तो कोशिश करें जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अगर आप इसको देखें तो बेंजीन का रिंग बना हुआ है और बेंजीन के रिंग के अंदर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये है जी कि ये टॉलीन है जी। और ये जो कंपाउंड आपके पास है जी, ये आपका एसाइल हैलाइड है, यानी आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की एसाइलेशन करवानी है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये रिएक्शन है जी। और आपने फैसला करना है जी कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। सिर्फ इस बात का फैसला कर लें जी। अच्छा, आपने फैसला किया जी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है जी। अब आप सिर्फ ये देखें जी कि अब आप इन चारों में फैसला करें जी कि इसका प्रोडक्ट क्या होती है जी। तो आप ये जानते हैं जी कि जो एसाइल ग्रुप है, एसाइलेशन से एसाइल ग्रुप अटैच होता है, और एसाइल ग्रुप ये है जी कि कार्बोनाइल कार्बन विद दिस अल्काइल रेडिकल जी। अब आप तलाश करें जी, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे भी क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दो जवाब तो है ही नहीं। तो यहाँ से आपको आसानी हो गई कि इन दोनों में से आपने फैसला करना है जी। देखिए, एसाइल को लिखने का एक तरीका ये भी है जी, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर रखा हुआ है वो भी एक कार्बन है, और ये जो आपको नोक नजर आ रही है वो दूसरा कार्बन है। तो ये C2H5 को शो कर रहा है, यानी ये पहला कार्बन CH3 और ये दूसरा कार्बन CH2, और ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है और ये बेंजीन से अटैच है। तो यहाँ पर कार्बन को शो किए बगैर फार्मूला आपको बना के दिखाया है, और ये फार्मूला स्केलेटल फार्मूला कहलाता है। आपको इस फार्मूले के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने अभी यहाँ पे सिर्फ क्या फैसला किया जी कि क्लोरो ग्रुप नहीं लगेगा, एसाइलेशन की वजह से क्लोरो नहीं लगता। ये तो जवाब गलत हो गए, इन दोनों में से एक का फैसला करना है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन का फैसला कर ले। मिथाइल ये लगा हुआ है जी, कुछ यहाँ पे नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे CH3 लगा हुआ है जी। तो यहाँ से गिनती करें जी, और 1 2 और 3 पोजीशन जी। तो 3 पोजीशन क्या कहलाती है, ये आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है, और ये मिथाइल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है ही नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप एक बार फिर देख लें जी। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4, और 1 और 4 पोजीशन क्या कहलाती हैं, ये आपकी पैरा पोजीशन कहलाती हैं जी। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। तो ये सिंपल सा सवाल था जिसको स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा गंभीर या स्केलेटल फॉर्मूला देके आपको थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन आपने परेशान नहीं होना जी। ठीक है जी। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जी कि आपको ये पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए जी कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन कौन सी है जी। तो 1 और 4 पोजीशन ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है जी। इसी तरह 1 और 2 पोजीशन आपकी, सॉरी 2 और 6 पोजीशन ये आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। यहाँ पर कोई यहाँ पे ऐसी पोजीशन बनी हुई नहीं है जी। और 3 और 5 पोजीशन ये आपकी क्या कहलाती है, मेटा पोजीशन कहलाती है। तो ये 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी मेटा पोजीशन कहलाएगी। और ओरिएंटेशन में होता क्या है जी कि पोजीशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट उसको कौन गाइड करता है, उसको कौन डायरेक्ट करता है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट करता है जी। तो आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेचर का अंदाजा होना चाहिए, तो आप इस सवाल को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। उसके अलावा ये कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की लिस्ट है और ये आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की लिस्ट है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा जी, 6 पे आ जाते हैं। MCQ 6 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है विच ऑफ द प्रोडक्ट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द बिलो रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। अब आप सबसे पहले स्केलेटल फॉर्मूले से पहचाने जी कि आप ये रिएक्शन किन दो चीजों के दरमियान करवाने जा रहे हैं। तो ये जो है ये आपका CH3 और यकीनन यहाँ पे कार्बन होगा, और कार्बोनाइल कार्बन कॉर्नर पे है जी, तो इसका मतलब ये है जी कि ये एल्डिहाइड है।
तो एल्डिहाइड का रिएक्शन, और यहाँ पे आपको OH वाज़ेह नजर आ रहा है, एल्डिहाइड का रिएक्शन आप अल्कोहल से करवाने जा रहे हैं जी। अब फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन आपकी किताब में है जी। तो ऐसा रिएक्शन आपकी किताब में है जी, ये रिएक्शन अगर आप याद करें तो इस रिएक्शन के नतीजे में आपको हेमी एसिटाइल मिलता है जी। आपने मिथेनॉल का रिएक्शन इथेनॉल से करवाया था और पहले स्टेप में आपको हेमी एसिटाइल मिला था और दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या मिला था जी, एसिटाइल मिला था जी। तो एसिटाइल होता क्या है जी, एसिटाइल का मतलब है जी हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप का और ईथर ग्रुप का एक साथ मौजूद होना। ये अपने आप दिमाग में रखें जी। एसिटाल का मतलब है OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सी ग्रुप का और ईथर ग्रुप का एक साथ मौजूद होना। अब आपके लिए ये इंतहाई आसान है, फैसला कर लें। या आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है कीटोन का, ये गलत है जी। यहाँ सिर्फ OH नजर आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ आपको कीटोनिक और ईथर नजर आ रहा है, या ये आपको सिंपल कहें जी एस्टर नजर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर है जी। ये एमी एस्टाल का आपको पास फॉर्मूला आ गया जी, जो आपने किताब में भी आप इसको देख सकते हैं। तो OH ग्रुप का और ऑक्सीजन का यानी ईथर का मौजूद होना, तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो ये सिंपल सा ये इसका जवाब है जी। तो हेमी एसिटाल को याद रखें जी कि हेमी एसिटाल आपका बाय फंक्शनल कंपाउंड है जी, जो एल्डिहाइड और अल्कोहल के रिएक्शन के नतीजे में मिलता है जी। और ये बाय फंक्शनल है, यानी इसके अंदर अल्कोहल और ईथर दोनों मौजूद होते हैं जी। तो मैंने आपको ये सिंपल सा इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया जी। तो हेमी एसिटाल के बारे में मैंने आपको बताया जी, अल्कोहल और ईथर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है जी, और एल्डिहाइड और अल्कोहल के रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होता है जी। और हेमी एसिटाल का फार्मूला ये है जी। और अगर एसिटाल बन जाए तो एसिटाल के अंदर जो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो दोनों क्या होते हैं जी, ईथर होते हैं। तो अगर दो ईथर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा जी, एसिटाल होगा। तो ये आप मजीद देख लीजिएगा जी। अगले सवाल पे जाते हैं जी, और ये क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्लो रिएक्शन। तो देखिए स्केलेटन से आप नहीं घबराएं, स्केलेटल फॉर्मूले से आप नहीं घबराएं। जो मेन आपने रिएक्शंस के अंदर कॉन्सेप्ट हासिल किए हैं जी, उनको लगाने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर से अगर आप खौफजदा हो गए तो फिर आप इन सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे जी। तो जो सिंपल सी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और यकीनन आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो ये आपको लिखा हुआ है जी, ये आपको एक रिएक्शन लिख के दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं जी अब आप सबसे पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप पहचाने जी। तो ये लिखा हुआ है कार्बोनाइल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपने पहचान लिया जी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी आपको चेंज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप थायोनाइल क्लोराइड से करवा रहे हैं, फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि एसाइल क्लोराइड बनेगा जी। तो ये आपने लिखा जी एसाइल हैलाइड बनता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड से जी। और एसाइल ग्रुप क्या होता है, COCl। ठीक है जी। तो कार्बोनाइल कार्बन यानी OH किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। अब आप पहचान ले कौन सी प्रोडक्ट है, ये OCl ये गलत है। ठीक है जी। और ये OH भी गलत है जी, ये भी OH गलत है। सिर्फ क्या होगा, तब्दीली Cl होगी। तो देखिए करेक्ट आंसर ये आपको मिल गया जी। तो बड़ा सिंपल सा है, आपने स्केलेटल देख के परेशान नहीं होना, बस जनरल रिएक्शन को देखिए और जहां जहां तब्दीली आनी है, जहां तब्दीली आनी है बस उस जगह को फोकस करें। जिस तरह यहाँ से मैंने आपको क्या बताया जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब भी थायोनाइल क्लोराइड से करवाया जाता है तो उसके नतीजे में ये OH ग्रुप क्लोरो ग्रुप से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है जी। तो ये कार्बोनाइल कार्बन अपनी जगह बरकरार रहता है, सिर्फ OH की जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है जी, जो इसकी पहचान है। तो यहाँ OH की जगह जहाँ Cl आ गया तो दिस इज द करेक्ट आंसर जी। रिलेटेड कॉन्सेप्ट से बात करते हैं जी। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाया जाता है तो आपको एसाइल क्लोराइड मिलता है। और सिंपल ये मैंने आपको बताया जी कि OH ग्रुप Cl ग्रुप से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अच्छा जनाब, अब देखिए ये आपके पास 8वां क्वेश्चन है और लिखा हुआ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल या प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। तो प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल कब होगी, इस बात का आपने फैसला करने जाना है जी। एक चीज तो अपने दिमाग में रखें जी कि हाई जितनी ज्यादा एनर्जी हाई होगी उतनी ही सब्सटेंस क्या होगी, इनस्टेबल होगी। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो तो कभी भी अनस्टेबल नहीं होगी क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है।
इसका मतलब है ये जो माइनस वैल्यूज है ये तो जवाब हो ही नहीं सकते। अब प्लस वाले ही आपके पास जवाब है और यहाँ पे आपको आंसर हिंट से सिलेक्शन इन दोनों में से करना आसान हो गया होगा। मैंने क्या दिया जी कि जितनी वैल्यू हाई होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट आपकी अनस्टेबल होगी जी। तो जवाब आपके पास क्या है जी, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास यही है, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबल होगी। अच्छा जनाब, ये आप ये जानते हैं जी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जी दैट प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यकीनन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट से बढ़ जाएगी, और उसी वजह से इनका एंथैल्पी चेंज क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है जी। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी, जितनी प्रोडक्ट की हाई होगी, उतना प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, इसलिए प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसलिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है जी। तो ये अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, अगर इस बात को आपने याद रखना है तो ये सिंपल सी आपकी एग्जाम्पल है जी कि एटॉमिक हाइड्रोजन ये आपकी अनस्टेबल होती है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, और उसकी वजह क्या है जी कि एटॉमिक हाइड्रोजन के पास 104 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ये सिंपल सा चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको फौरन इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए जी कि हाई एनर्जी वाली सब्सटेंसेस या हाई एनर्जी वाली प्रोडक्ट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है जी द एंथैल्पी ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन एट 273 केल्विन इज -20.75 किलो जूल। तो 273 केल्विन पर एक एंथैल्पी दी हुई है, और आगे लिखा हुआ है द एंथैल्पी ऑफ द सेम रिएक्शन, यानी उसी रिएक्शन की एंथैल्पी आपको मालूम करनी है 373 केल्विन पे। इसका मतलब है कैलकुलेशन होंगी इसके अंदर। लेकिन आपको एक आगे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो इंफॉर्मेशन ये है जी कि इफ हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, अगर हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो, उस सूरत में आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है जी। तो अगर आप अपने किताब को व्यू करें फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को, तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको इस किस्म का कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है फिजिक्स की चैप्टर नंबर 11 में इस किस्म का कोई न्यूमेरिकल हो। देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जी। तो ये नई सी बात आपके पास आई थी, इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो आपने ये सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जी कि डेल्टा H2 बराबर होता है डेल्टा H1 प्लस NCP डेल्टा T। ठीक है जी, क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, इसलिए यहाँ पे हीट कैपेसिटी भी प्रेशर वाली ली जाएगी जी। तो जो दूसरी एंथैल्पी है उसका पहली एंथैल्पी से क्या रिलेशन है जी कि आपने उस पहली एंथैल्पी के अंदर यानी 20.75 जो वैल्यू दी हुई है उसके अंदर आपने डेल्टा CP मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T इसके प्रोडक्ट को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप सवाल में गौर करें तो लिखा हुआ है जी कि हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। तो क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी सेम है, तो इसका मतलब यह है जी कि आपके पास CP क्या हो जाएगा जी, CP सेम हो जाएगी, और CP सेम होने का मतलब यह है कि जी चेंज इन CP क्या हो जाएगी जी, 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन सेम है। और रिएक्शन सेम होने के बाद ये भी लिखा हुआ है जी कि हीट कैपेसिटीज आपकी कांस्टेंट रहेंगी जी। तो हीट कैपेसिटीज के कांस्टेंट रहने की वजह से चेंज इन हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा जी, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और उसकी वजह से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है जी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, -20.75 आपका करेक्ट आंसर होगा जी, क्योंकि H2 किसके बराबर हो जाएगा, H1 के बराबर हो जाएगा जी। तो ये देखते हैं जी, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जी। तो पहली चीज दी कि एंथैल्पी क्या होती है जी, तो एंथैल्पी होती है जी द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम, और H बराबर होता है E प्लस PV के, और इस तरह डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। यानी जब चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम में भी चेंज करना पड़ेगा। एक नई टर्म आपके पास आई थी हीट कैपेसिटी, इसे जानते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है जी। तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर आप 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहते हैं जी, हीट कैपेसिटी कहते हैं जी। तो यहाँ पर जो आपके पास जो जवाब आया है वो जवाब क्या है जी, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या जवाब आया जी, डेल्टा H2 डेल्टा H1 के बराबर आया है। तो अगर हीट कैपेसिटी सेम रहेंगी, यानी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहेंगी, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी सेम होगी, तो इसका मतलब ये है कि जी जो टेम्परेचर बढ़ाने से
इंथैल्पी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर। तो ये बिलाशुबा आप ये जानते हैं जी कि दिस इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, इसमें कोई शक नहीं है। तो सिंपल सा ये आपका सवाल था और बगैर कुछ जाने ही आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो रॉक्स के अंदर और सी वाटर दोनों के अंदर ये पाया जाता है जी। और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। अच्छा, कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है जी कि अगर आपसे पूछा जाए जी द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, तो फिजा के अंदर अगर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है तो उसका जवाब है नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 20% है। और अगर आपसे पूछा जाए जी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है जी, तो इसमें पहला नंबर ऑक्सीजन का है 46%, दूसरा नंबर सिलिकॉन का है 28% और एल्यूमिनियम का यहाँ पर तीसरा नंबर है 8.3%। तो ये कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हमने इस एमसीक्यूज के अंदर बात की। सवाल है जी द गैस दैट रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड, वो गैस बताइए जी जो कैल्शियम ऑक्साइड से तो रिएक्ट कर सकती है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं कर सकती। अच्छा जी, अच्छा सवाल है। खैर ये भी देखिए इसकी हिंट क्या है जी। रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी कॉमन, यानी अगर आप बात करें जी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ये एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जो रिएक्शन है वो बहुत कॉमन है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि यकीनन ये तीन ऑप्शन इस वजह से डिनाई हो जाएंगे। ठीक है जी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गुड चॉइस है जी। इसका फैसला करना अगर आप तुक्का लगाने जा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन यही है जी। लेकिन खैर इसको हम आगे भी देख लेते हैं जी कि कैसे। तो आप ये जानते हैं जी कि कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और ये आपके पास वेल नोन रिएक्शन है जी। और आप ये जानते हैं जी कि सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्म होता है जी, सोडियम कार्बोनेट जो बनता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के जरिए बनता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है जी। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है जी, ये जो रिएक्शन है ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है जी कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो इसका पॉसिबल है, तो कार्बोनेशन इसकी पॉसिबल नहीं होगी। द रिएक्शन इनऑर्गेनिक के जो ज्यादातर रिएक्शन होते हैं वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं जी। ठीक है जी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन होती है जी, तो इसका मतलब है इसकी कार्बोनेशन पॉसिबल नहीं है। इसकी डी कार्बोनेशन तो पॉसिबल है लेकिन इसकी कार्बोनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके कोर्स के अंदर रिएक्शन था। तो इसका जो सही जवाब है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी तमाम से रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब वो रिएक्शन क्या है, तो कुछ तो आपकी किताब में दिए हुए हैं और कुछ आपकी किताब में नहीं दिए हुए, तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करने नहीं जा रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेटर चॉइस एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस लिखा हुआ है जी और जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और तीनों आपके फॉस्फोरिक एसिड आपके दिए हुए हैं जी। कह रहे हैं जी इज डाई बेसिक एंड इज रिड्यूसिंग, ट्राई बेसिक एंड रिड्यूसिंग, और डाई बेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग, ट्राई बेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग। अच्छा जी, देखें फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है जी H3PO4 और H3PO4 ये आपका ट्राई बेसिक है। ठीक है जनाब। तो देखिए इस हाइड्रोजन को देखकर आप अगर जल्दबाजी में फैसला करेंगे तो आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड तो नहीं है जी। फॉस्फोरिक एसिड तो ये है जी H3PO4। ठीक है जी, इसके अंदर एक ऑक्सीजन कम है जी। तो फॉस्फोरिक एसिड जी ट्राई बेसिक है, तो इसका मतलब है यकीनन ये ट्राई बेसिक नहीं होगा। अच्छा जी, और ये जो है ये आपका फोस्फोरस एसिड है। ठीक है जी, तो ये फोस्फोरिक एसिड H3PO4 है और H3PO3 ये आपका फोस्फोरिक एसिड है जी। तो क्योंकि ये ट्राई बेसिक है तो इसको मतलब है इसको डाई बेसिक होना चाहिए, और एसिड्स के बारे में एसिड्स होते ही रिड्यूसिंग है जी, तो ये दो जवाब तो कैंसिल हो गए। और अगर आपको फॉस्फोरिक एसिड के बारे में पता है जी ट्राई बेसिक, तो ये जवाब भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर बचा वो यही बचा, लेकिन खैर इसको अभी हम और देख लेते हैं जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर था जी। रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जी कि H3PO2
अब ये अब आपने आपके पास लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इसका आप ख्याल रखें तो आप कभी भी गलती मत करेंगे जी। तो H3PO2 ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहलाता है और ये मोनोबेसिक होता है जी। तो हाइड्रोजन आपको 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन ही एक्सचेंजेबल है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है जी। H3PO3 ये आपका फोस्फोरस एसिड होता है और ये डाइबेसिक होता है। तो 3 में से 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है फॉर द एक्सचेंज। और ये फोस्फोरिक एसिड जिसको आप ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, ये ट्राइबेसिक होता है और ये तीनों हाइड्रोजन ही अवेलेबल है एक्सचेंज के लिए। अब आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना के अगर आपको दिखाएं तो इस बात को आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन से हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल होते हैं और कौन से हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल नहीं होते। जो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि हाइड्रोजन विच इज अटैच विद OH, तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है जी तो वो तो रिप्लेसेबल होता है, लेकिन अगर वो सेंट्रल एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो रिप्लेसेबल नहीं होता जी। तो यहाँ पर जो फोस्फोरिक एसिड बना है उसमें एक आपका फोस्फोरस के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन के दरमियान और 2 आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये 2 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है जी तो ये तो रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसलिए ये 2 हाइड्रोजन डोनेट हो जाएंगे जी। तो इसलिए ये डाइबेसिक एसिड है। जब फोस्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो फोस्फोरिक एसिड के अंदर यानी H3PO4 के अंदर यहाँ पर भी H नहीं होता बल्कि यहाँ पर भी OH होता है, तो इसलिए वो आपका ट्राई बेसिक एसिड होता है जी। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपने नई बात को सीखा। और इन जो फोस्फोरिक एसिड के जो आपकी कुछ लिस्ट है इसका आप ख्याल रखिएगा जी। और एसिड होते ही रिड्यूसिंग एजेंट है जी, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयंस सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस देती है जी, ये जो हाइड्रोजन देती है वो आपकी रिड्यूसिंग होती है जी। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ये आपका रिडक्शन कहलाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं जी ऑक्सीडाइज होते हैं। तो खुद क्या करते हैं जी हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं जी। तो ये सिंपल इसका जवाब था, तो ये आप देख लीजिएगा जी। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है जी और लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। H2S के बारे में कौन सी बात गलत है जी। तो इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, ये बात बिल्कुल सही नजर आ रही है आपको। इट हैज वेरी बैड स्मेल, ये आप बहुत इस तरीके से जानते हैं जी। इट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर, हर एसिड वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जी। अब एक ही बात आपको गलत नजर आ रही है जी, और वो क्या है जी कि इट इज वीक बेस इन वाटर जी। तो इसको पढ़ के ही आपको आपने यहाँ पे जवाब मिल गया जी। तो H2S की पंजेंट स्मेल और कोवेलेंट के बारे में आपको कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं जी कि H2S आपकी एसिडिक इन नेचर होती है जी, तो ये वीक बेस नहीं है जी। तो ये सवाल ये आपका गलत बात लिखी हुई है जिसको आपने हाईलाइट किया जी। तो H2S को जब वाटर के अंदर रिजॉल्व किया जाता है जी तो H पॉजिटिव आयंस देती है, और जो चीज भी H पॉजिटिव आयंस देंगी वाटर के अंदर तो वो कभी भी बेसिक नहीं बल्कि वो क्या होगी जी एसिडिक होगी। और 2 H पॉजिटिव आयन देती है इसलिए ये डाइबेसिक है और वीक एसिडिक इन नेचर है जी। वन ऑफ द टॉक्सिक गैस के जिसकी इनहेलेशन से आपको पॉइजनिंग हो सकती है जी, और इसकी पॉइजनिंग का जो वाहिद इलाज है या जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो जी है जी क्लोरीन डाइल्यूट, डाइल्यूट क्लोरीन, ये इसका एंटीडोट कहलाता है जी। तो एंटीडोट का मतलब होता है जी इसका इसकी असर को खत्म करने वाला एजेंट। तो ये क्या है जी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ क्लोरीन है जिसको एंटीडोट कहते हैं H2S पॉइजनिंग के लिए। और H2S को किप्स सेपरेटस के अंदर लेबोरेटरी में बनाया जाता है आयरन सल्फाइड के एसिड के साथ रिएक्शन के जरिए। अच्छा जनाब, MCQs नंबर 14 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब of 3.01 exponent 23 molecules of oxygen gas at STP। वॉल्यूम इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का STP पे मालूम करना है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। थोड़ा सा सबर करें, सॉल्व करके इसके आंसर का फैसला करेंगे जी। तो आंसर इन क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए जी। तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है जी। और सबसे आसान तरीका है जी कि मोल्स निकाल लें। जब आप मोल्स निकाल लेंगे तो आपको खुद ब खुद वॉल्यूम का पता लग जाएगा जी। तो आप ये जानते हैं जी कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम बराबर होता है 22.4 के। ये एक फॉर्मूला है जी वॉल्यूम को फाइंड करने का। और पार्टिकल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है जी कि नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 जी। तो और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और आप ये जानते हैं जी कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब के।
अच्छा जनाब, 6.02 एक्सपोनेंट 23 का मतलब क्या होता है जी? अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते तो ये 1 मोल के बराबर होता जी। तो क्योंकि मॉलिक्यूल 3.01 एक्सपोनेंट 23 है जी, तो ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 से आधे हैं जी, तो इसका मतलब है 0.5 मोल्स मौजूद है जी। तो आप इसको पूरी वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको अंदाजा लगाना होता है जी। तो ये 6.02 से आधे हैं तो 0.5 मोल्स है, तो इसका मतलब है 22.4 डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम क्या होगा जी? आधा होगा। और 22.4 का आधा होता है 11.2, तो 11.2 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएं तो जवाब आएगा 11200। 11200 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है जी। तो जीरो, ये आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 11200, क्योंकि सिंपल सी वर्किंग थी जिससे आप करेक्ट आंसर को का फैसला कर सकते थे। क्वेश्चन 15 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आप मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए खास बात क्या है जी? सॉल्यूट की यूनिट का भी वाजे होना और सॉल्वेंट की भी यूनिट का वाजे होना। सॉलिबिलिटी भी नहीं है जी, क्योंकि अमाउंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है जी। और सॉलिबिलिटी ये उस वक्त होती जी जब डिजॉल्व का वर्ड इस्तेमाल करते, तो क्योंकि डिजॉल्व का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है जी, प्रेजेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो इसका जो बेहतर आंसर है, या आप कहें जी जो दुरुस्त आंसर है वो जी कॉन्सेंट्रेशन है जी। तो कॉन्सेंट्रेशन की मोलारिटी क्या होती है जी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स के वर्ड का वाजे होना और लीटर के वर्ड का वाजे होना ये लाजमी है। मोलालिटी क्या होती है जी? द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स और किलोग्राम के वर्ड का वाजे होना। और सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्व इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो डिजोल्व का वर्ड आना ये जरूरी था सॉलिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि डिजोल्व का वर्ड नहीं आया हुआ, इसलिए ये सॉलिबिलिटी नहीं है जी। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिबिलिटी के बाद जो सॉल्यूशन बनता है जी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है जी। तो ये सिंपल सा जो इसका जवाब है वो क्या है जी? कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है जी, विच इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने है और एक रिएक्शन आपको लिख के दिया हुआ है और आपने फैसला करना है जी कि इनमें से कौन सा सही है जी। लिखा हुआ है आयरन इज रिड्यूस, लिखा हुआ है आयरन इज ऑक्सीडाइज, लिखा हुआ है क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज, फैसला और लिखा हुआ है नन ऑफ अबव। देखते हैं जी। तो आंसर इन क्या है जी कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे जी। आप जानते हैं जी कि मेटालिक फॉर्म का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये कुछ बातें हैं जो बगैर निकाले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। मॉलिक्यूलर फॉर्म का ऑक्सीडेशन नंबर भी, ये एलिमेंटल फॉर्म है, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसका मतलब है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आयरन कैटाइन में गया है जी, तो कैटाइन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है। और क्लोरीन एनाइन में गया है और एनाइन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है जी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन का मतलब होता है जी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं जी, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है FeCl3 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है जी? इंक्रीज हुआ है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज का मतलब ये आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है जी। और अगर आप क्लोरीन की बात करें जी, तो क्लोरीन में क्या हुआ है जी? ये 0 से -3 पे चला गया और -3 का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यानी क्लोरीन क्या हुआ है जी? रिड्यूस हुआ है। अब आप फैसला कर लें जी, आयरन रिड्यूस हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है नहीं ये गलत लिखा हुआ है जी। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी? आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये सिंपल सा तरीका था जी कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें और फिर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फैसला करें जी ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है यानी ऑक्सीडाइज हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो उसका मतलब ये है कि जी ये रिड्यूस हुआ है। 17 क्वेश्चन अब आपके सामने है, लिखा हुआ है जी, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा जी, प्रोसेस इनमें से कौन सा है? तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल था। इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ प्रोसेस, मेटेलिक कंडक्टर इज नॉट अ प्रोसेस, नन ऑफ जवाब गलत है जी।
इलेक्ट्रोलिसिस इसी के अंदर प्रोसेस है, तो ये करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये बगैर ही किसी हिंट के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। खैर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप जाइए और आप ये जानते हैं जी कि इलेक्ट्रोलिसिस को करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है जी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जी बगैर इलेक्ट्रिसिटी की हो जाए जी। तो इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोलिसिस है। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे जी। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जी वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर होता है जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है वो आपका स्पॉन्टेनियस होता है जी। और जिस रिएक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका इनपुट का हिस्सा है जी। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इनपुट का हिस्सा नहीं है बल्कि आउटपुट का हिस्सा है जी, तो ये आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस सेल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपके सामने है और यहाँ पे फिर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जी, तो परेशान मत होइएगा। लिखा हुआ है जी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज शोन। ये हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है जी। कह रहे हैं जी विच स्ट्रक्चर इज आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कौन सा स्ट्रक्चर इस कार्बन का आइसोमर है। तो आंसर की हिंट क्या है जी, आप कार्बन को काउंट करें, ठीक है जी। और कार्बन को जब आप काउंट करेंगे तो उसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर यहाँ पर अगर आपको कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो उतने ही डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे भी तलाश करने हैं। और अगर आपको यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा तो उतने ही डबल, और तो यहाँ पे भी आपने वो स्ट्रक्चर को देखना है जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं हो, ठीक है जी। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो ये आपका करेक्ट आंसर है जी, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 कार्बन नजर आ रहे थे और इसके अंदर भी आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये आपका सिंपल आइसोमर है। इसके अंदर अगर आप गिने तो 5 कार्बन थे, गलत। इसके अंदर भी 5 कार्बन थे, गलत। इसके अंदर 4 कार्बन थे लेकिन डबल बॉन्ड थे, ये भी गलत। तो ये सिंपल सा आपने बगैर स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान दिए आपने सिर्फ कार्बन को गिना, और कार्बन को गिनने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का ख्याल रखा और आपने बगैर टाइम का जाया किए इस सवाल का जवाब दिया, जो बिल्कुल सही है जी। कॉन्सेप्ट क्या है जी इसके अंदर कि आइसोमेरिज्म क्या होता है जी। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है कि जिसके अंदर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होते हैं जी। आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन को गिने आपको सेम नजर आएगा, ब्यूटेन है ये दोनों, और इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं वो जो डिफरेंट होते हैं जी। तो ये आपको एन ब्यूटेन नजर आ रहा है, जबकि ये आपको जो नजर आ रहा है वो आपको आइसोब्यूटेन नजर आ रहा है जी। तो इसलिए ये आपके आइसोमर्स हैं। इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन को खोल के दिखाया है जी। और आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं, आइसोमेरिज्म फिनोमिना होता है। और आइसोमर्स उन दो कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूले सेम होते हैं, सॉरी स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं जी। और मुख्तलिफ किस्म के आइसोमेरिज्म जो आपके कोर्स के अंदर है, चेन आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर चेन का फर्क होना है जी। पोजीशन आइसोमेरिज्म है, डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का चेंज होना है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से। और मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म ईथर्स के अंदर होती है जी। तो डाइवेलेंट ऑक्सीजन के अराउंड अल्काइल रेडिकल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये आपकी 4 किस्म की आइसोमेरिज्म ये आपके कोर्स का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 19 है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपको याद ही होगा। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जी, आप ऐसे ही बता सकते हैं जी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है जी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है जी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और हेमी का मतलब होता है हाफ, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। जिप्सम का फार्मूला जी, जिप्सम डाइहाइड्रेट है, तो डाइहाइड्रेट का मतलब 2 हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद होते हैं जी। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे अबव, तो जिप्सम के अंदर से 1/3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और इसके नतीजे में जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है उसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास बात या खास क्वालिटी क्या है जी, खास अच्छाई क्या है जी, कि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और ये सेट होने की जो वजह है इसका ख्याल रखिएगा जी, इसकी वजह ड्राइंग नहीं है। सीमेंट के जो सेट होने की वजह है वो ड्राइंग है, वाटर मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता एवोपरेट होता है जी और सीमेंट क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सेट होने के लिए सराउंडिंग से मजीद वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी जो वाटर की क्वांटिटी है उसको क्या करते हैं जी, पूरा करते हैं। यही वो वजह है जी कि ये मिनटों के अंदर सेट हो जाता है जी। तो यहाँ पे आपको ये नई बात पता लगी, अगर आपको पता थी तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं पता थी तो आपको ये नई बातें पता लग रही हैं तो इनका आप जरूर ख्याल रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं और लिखा हुआ है जी आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स they are simultaneously present in the molecular geometry of कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों किस्म के बॉन्ड हैं। अमोनिया के बारे में आप NH3 अच्छे से जानते हैं, कोवेलेंट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी हम फैसला करते हैं जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कोवेलेंट, वाटर कोवेलेंट, मीथेन कोवेलेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा जी। आप बस ये फैसला करें कि जी सर कोवेलेंट बॉन्ड किसके अंदर है, और आप ये जानते हैं कि अमोनियम के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो फैसला किस बुनियाद पे होगा, बस आयोनिक कोवेलेंट को फोकस ना करें, बल्कि आपने फोकस करना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को फोकस करना है जी। तो क्योंकि अमोनियम के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जी, तो इसका मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये तीनों बॉन्ड होंगे। अमोनियम बनने से पहले अमोनिया के अंदर आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अमोनिया और H पॉजिटिव के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जो हमने शायद पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था। और अमोनियम और OH के दरमियान, अमोनियम पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग है। तो ये तीनों बॉन्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मौजूद है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डेटिव बॉन्ड वो होते हैं जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है ऑल अमीनो एसिड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि अमीनो एसिड बाई फंक्शनल होते हैं, और अमीनो की वजह से NH2 और एसिड की वजह से COOH। तो यहाँ पे इसका जवाब है बोथ A एंड B। तो सिंपल सा सवाल था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। अमीनो एसिड बाई फंक्शनल होते हैं, ये मैंने अभी बता दिया। अमीनो ग्रुप और अमाइड, खैर हाँ ये अच्छी बात है जी, ये नई बात आपके सामने आई है। अमीनो ग्रुप और अमाइड ग्रुप में क्या फर्क है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है जी। NH2 ग्रुप ये अमीनो ग्रुप कहलाता है, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर NH2 लगा होगा तो ये अमाइड ग्रुप कहलाता है। तो ये नई बात थी, इसको आप देखिएगा। ये अमीनो ग्रुप है, यानी अल्काइल रेडिकल के साथ डायरेक्ट अगर NH2 अटैच है तो ये अमीनो ग्रुप कहलाता है, और अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है तो ये क्या कहलाता है? अमाइड ग्रुप कहलाता है, जो कि यूरिया के अंदर होता है। ठीक है जी। सल्फाइड्स कंपाउंड जिनके अंदर सल्फर होता है वो आपके सल्फाइड्स कहलाते हैं, और अगर SHO तो ये थायोल या मर्सेप्टेन कहलाते हैं जी। तो ये भी एक नया वर्ड है, तो इसका भी ख्याल रखिए। यहाँ पे सल्फर आया तो मैंने कहा जी सल्फर को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो सल्फर के कंपाउंड, सल्फर के यानी सल्फाइड्स की फॉर्म में कंपाउंड, -2 की फॉर्म में कंपाउंड, ये सल्फाइड्स कहलाते हैं। और अगर H के साथ हो तो ये थायोअल्कोहल या थायोल, या इनके लिए एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है मर्सेप्टेन, तो मर्सेप्टेन कहलाते हैं। 22 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है एलानाइन, लाइसिन, ट्राइपोफेन आर। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम है, अमीनो एसिड है। अगर आपको पता था तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पता था तो आंसर हिंट क्या है जी, आपको इनका नोमेनक्लेचर याद होना चाहिए जी। और नोमेनक्लेचर के अंदर भी आप सिर्फ सफिक्स को याद कर लें तो आपको इन बायोकेमिकल कंपाउंड्स की क्लास को पहचानना आसान हो जाएगा जी। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सफिक्स का मतलब जो बिल्कुल आखिर में आता है जी, ओज आता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। आपको वाजे बार बार वर्ड क्या आ रहा है? ओज का वर्ड वाजे आ रहा है जी। और यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो INE है। ये अलग बात है जी, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कोई मसला नहीं, आपने इनको देखना है जी। लिपिड्स के अंदर आप ये जानते हैं जी कि लिपिड्स ऑयल, फैट्स, वैक्सेस और कोलेस्ट्रॉल होते हैं जी। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो लिपिड भी गलत हो गया। एंजाइम्स के अंदर जो वर्ड आता है वो एसिस का वर्ड आता है, ASES। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने है, ऑक्सीडेसिस, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोक्सिलेसिस, लाइसिस, आइसोमरेसिस, लिगेसिस, लाइगेसिस। ठीक है जी। तो इसके अंदर सारे के अंदर वर्ड क्या आ रहा है? एसिस आ रहा है जी। तो इसका मतलब ये एंजाइम भी नहीं है। अगर आप अमीनो एसिड की नोमेनक्लेचर की बात करें जी, तो इसके अंदर जो वर्ड आता है वो INE आता है। ये मिसाल अब आपके सामने है, ग्लाइसिन, लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्गिनाइन। तो ये सारे के सारे आपके अमीनो एसिड है जी। और अमीनो एसिड अगर एसिडिक इन नेचर होगा तो फिर वो INE वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये भी आपके अमीनो एसिड है जी। तो INE सिर्फ और सिर्फ आपने सफिक्स की वजह से इसको पहचाना है जी कि ये आपके क्या है जी, अमीनो एसिड है। एक तरीका ये है,
और दूसरा तरीका ये था कि जी आपको याद ही है जी ये आपको पूरी लिस्ट ही याद है, तो आपके लिए पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी एक ट्रिक है पहचानने की कि ओसिस तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट है, और लिपिड्स के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं जी, और एसिस का वर्ड आए तो ये आपके एंजाइम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी व्हाट हैपन व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन इज मिक्स इन डार्क एट रूम टेम्परेचर विद 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, बहुत ही कंफ्यूजिंग एक तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वर्ड को मिस कर दें, क्योंकि वर्ड है डार्क और आप ये जानते हैं जी कि इथेन अल्केन की हेलोजिनेशन डार्क के अंदर होती ही नहीं है। आप 6 मोल्स दें या 6000 मोल्स दें, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये सिंपल सा सवाल था जिसमें आपने फौरन ही क्लिक किया होगा जी कि देयर इज नो रिएक्शन जी, तो आगे आपको सवाल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं जी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी जी। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को आपने देखना है जी, और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या होते हैं जी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं जी। क्योंकि ये रिएक्शन डार्क के अंदर करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन होएगा ही नहीं। ठीक है जी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होते हैं जी जो जिनको प्रोसीड होने के लिए सनलाइट या रेडिएशन की जरूरत होती है जी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कभी भी डार्क के अंदर प्रोसीड नहीं होते जी। और जो हेलोजनेशन है, अगर उसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, ये वो मैकेनिज्म का नाम है जिसके तहत ये प्रोसीड करते हैं जी। और अगर आप सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाया जाता तो तब भी जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल थी 6 मोल्स क्लोरीन के मौजूद भी होते, तब भी जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल थी वो डाई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल थी। और उसकी वजह क्या है जी, ये मजीद सब्स्टिट्यूशन आगे नहीं जाती। उसकी वजह क्या है जी कि ये दोनों आपके आइसोमर्स बन गए और आइसोमराइजेशन ये स्टार्ट हो जाती है जी, और ये दोनों कंपाउंड अपने स्टेबल होने के लिए कंपटीशन इन दोनों के दरमियान स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन के अंदर रुक जाता है। अगर हार्श कंडीशन की बात की जाए तो तब 6 मोल्स क्लोरीन के तमाम के तमाम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में भी हेक्सा सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपकी किताब में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन देखें ये सवाल भी इम्तिहान में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए नया था और इसका कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह ताला आज आपको मिल जाएगा जी। लिखा हुआ है हाउ वुड अमोनियम ग्रुप इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग फॉर सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन का मतलब है जी दूसरी सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है जी इट डीएक्टिवेट द रिंग एज इट इज मेटा डायरेक्टिंग, activate the ring as it is orthopara directing, deactivate the ring as it is orthopara directing, activate the ring as it is meta directing। तो बेटा मेटा डायरेक्टिंग तो कभी भी एक्टिवेट नहीं करता, ये तो गलत है, ऊपर में से फैसला करना है जी। अच्छा जनाब, ओरिएंटेशन बेंजीन को अपने दिमाग में लेके आए, डायरेक्टिंग ग्रुप को अपने दिमाग में लेके आए। ओरिएंटेशन होती क्या है जी, ये आप जानते हैं जी कि जो पोजीशन है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गाइड करता है या तो ऑर्थो या पैरा या मेटा पोजीशन पे, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये ओरिएंटेशन कहलाता है जी। ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जी। और यहाँ आप गलत फैसला कर सकते थे अमीन को देखकर और अल्काइल अमीन को देखकर। तो क्योंकि ये आपका ट्राई अल्काइल अमीन है तो आप कहेंगे जी शायद ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है भाई, ये पैरा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग है। और मेटा डायरेक्टिंग क्यों है जी, अब ये बात आप याद रखें जी कि अगर रेडिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए यहाँ पे जितने भी रेडिकल्स हैं ना जी, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कार्बोनाइल कार्बन बेस आपको नजर आ रहे हैं, तो ये आपके क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। या आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे वाजे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब भी होते हैं जी वो आपके क्या होते हैं जी, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, या सिंपल सी हिंट है जी, अगर सब्स्टिट्यूएंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा जी तो वो कभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो आपके हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होंगे। इलेक्ट्रॉन जो रिच है जी, क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच आपके क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये पूरी लिस्ट के अंदर एक और रेडिकल को भी शामिल कर लें, या एक और कॉन्सेप्ट को भी आप शामिल करें जी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा
या इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हमेशा मैटर डायरेक्टिंग होगा, और मैटर डायरेक्टिंग हमेशा डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ये इसका पहला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है जी, कि इट डीएक्टिवेट द रिंग एज इट इज मैटर डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट यहाँ गलती कर सकता था, अमीन और अल्काइल अमीन उसका ऑप्शन हो सकता था। हो सकता है आपका भी ऑप्शन ये रहा हो, तो अपने ऑप्शन को सही कीजिए, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट पे बताया। क्वेश्चन 25 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज बेस्ट फॉर एसएन रिएक्शन। तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि एसएन रिएक्शन क्या है जी। एसएन रिएक्शन आपके बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये एक स्टेप के अंदर होते हैं, और इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है जी। तो ये इसमें से आप नॉन पोलर सॉल्वेंट को तलाश कर ले। वाटर पोलर है, इथेनॉल पोलर है, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि मौजूद है, ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जी, तो ये भी आपका पोलर ही होगा। हाँ, यही आपको अल्केन नजर आ रहा है, और अल्केन ही आपके लिए नॉन पोलर आपको दिख रहा है, और बाकी अल्केन नॉन पोलर है, जो ये इसका करेक्ट आंसर था जी। पेंटेन है ये जी, और पेंटेन इज नॉन पोलर। तो SN1 रिएक्शन क्या है जी। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को यहाँ पे समराइज किया है रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अंदर। तो SN1 रिएक्शन आपके यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं, और इनका ऑर्डर 1 होता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर ये वक्कूपजीर होते हैं जी। सॉल्वेंट इसका इनके लिए जो फेवरेबल होता है वो पोलर होता है, और 2 स्टेप के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि SN2 ये आपके बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं जी, और इनका जो ऑर्डर है वो सेकंड होता है, और अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे इसका ऑर्डर डिपेंड करता है जी। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर ये वक्कूपजीर होते हैं जी। सॉल्वेंट इनके लिए जो फेवरेबल होता है वो नॉन पोलर होता है, और एक स्टेप के अंदर ये मुकम्मल हो जाते हैं जी। तो हाइड्रोकार्बन आपके नॉन पोलर इन नेचर होते हैं जी, और फंक्शनल ग्रुप अगर आपके लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद होंगे तो यकीनन किसी ना किसी तरीके पे, किसी ना किसी बुनियाद पर उसको पोलर कर देते हैं। पोलैरिटी स्ट्रेंथ तो मुख्तलिफ होती है, लेकिन खैर आपने यहाँ पे नॉन पोलर को सिलेक्ट करने जाना था, तो नॉन पोलर का मतलब ये है कि कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो। तो दिस इज योर करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपके सामने है, और लिखा हुआ है जी, अ करेक्ट फॉर्मूला मस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसको अभी हम फैसला करते हैं जी। बैलेंस, अच्छा दिस इज, अब आपने यहाँ पर बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, या छोटी छोटी सी परेशानियां हैं हर ऑप्शन के अंदर। कहीं आपको दिखेगा ये ऑप्शन करेक्ट है, और आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा जी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इस पर जरा हम तफसील से बात करेंगे, इसको हम देखते हैं जी। तो करेक्ट फॉर्मूला बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी, बैलेंस होता है जी। उसके अंदर सबस्क्रिप्ट होने चाहिए, तो फॉर्मूले के अंदर सबस्क्रिप्ट भी होते हैं जी। वैलेंसी रूल्स को हमेशा कंफर्म करना चाहिए, तो आपने देखा है जी वैलेंसी रूल्स को भी कंफर्म करता है जी। और आखिरी बात लिखी हुई है, ऑलवेज कंफर्म्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए जी। तो आंसर हिंट क्या है जी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि आपको इन सब में जो, इसके बारे में तो खैर अभी आप जानते ही नहीं है, अगर जानते हैं तो फिर आपका इसको सिलेक्ट करने आपके लिए आसान हो गया होगा। इन दोनों से ऑप्शन से जो बेहतर ऑप्शन था वो वैलेंसी रूल्स था, जिसके अंदर भी एक मसला आ रहा है जी कि वैलेंसी इज नॉट द रियलिटी इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से वैलेंसी वाला के जो पॉइंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, और उसकी सिलेक्शन क्या हो रही है जी, वीक हो रही है, और आखिरी वाले की सिलेक्शन स्ट्रांग होती चली जा रही है। खैर इसको हम देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये लिखा हुआ है जी, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड बिटवीन देम। अगर दो एलिमेंट्स आपस में एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए जी, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ठीक है जी। तो जो एलिमेंट वेरी हो रहा है, तो वो जिस एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा उस एलिमेंट के साथ ये फिक्स रेशो के अंदर कंबाइन होगा, और ये रेशो क्या होगा, होल नंबर की फॉर्म में होगा। इसको मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी जी। तो वैलेंसी मैं भी आपको मिसाल देता हूँ कि वैलेंसी क्यों नहीं, क्यों वैलेंसी गलत हो रही है जी। तो वैलेंसी ऑक्सीजन की -2 होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का आप मुख्तलिफ जानते हैं जी। एग्जाम्पल क्या है जी, वाटर, और वाटर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, और यहाँ पे आपको वैलेंसी सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है जी।
ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है जी। तो सबस्क्रिप्ट आपको नजर आ रहा है जी, 1 आपको यहाँ पे दिख गया जी। और ये वैलेंसी -2 नजर आ रही थी, तो ये वैलेंसी आपको -2 हाइड्रोजन के नीचे नजर आ रही है। तो यहाँ पर वैलेंसी रूल फॉलो हुआ, सबस्क्रिप्ट भी आपके यहाँ पे आ गए, कोएफिशिएंट भी इसके आपके बैलेंस हो गए, वैलेंसी रूल के हिसाब से होते हैं जी। अब दूसरी मिसाल लें और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें जी, तो अब यहाँ पे अगर आप वैलेंसी रूल्स को लगाएं जी, तो यहाँ पे आप देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो +1 है, लेकिन आपको यहाँ पर 1 नजर नहीं आ रहा। सबस्क्रिप्ट वाला रूल कैंसिल हो गया, बैलेंसिंग वाला रूल कैंसिल हो गया, वैलेंसी वाला रूल कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको अलबत्ता वैलेंसी का रूल आपको दिख रहा है जी। तो इसका मतलब है वैलेंसी रूल्स हमेशा नहीं लगते, कहीं कहीं लगते हैं और कहीं कहीं नहीं लगते, क्योंकि वैलेंसी या तो प्लस होती है या माइनस होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ज्यादातर एक ही होती है, दो भी आप कहीं कहीं हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल नहीं करते। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं ताकि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया जाए, ये वैलेंसी होती है। और केमिकली वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो फॉर्मूले को लिखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इस्तेमाल किया जाता है, वैलेंसी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है जी। अब आप देखते हैं जी, तो इसका जवाब आपको मिल गया जी, लॉ ऑफ मल्टी, क्योंकि ये तीनों बातें गलत हो गई, तो इसका मतलब है ये चौथा ही आपका आंसर हो गया। अब इन दोनों पे जरा लॉ को अप्लाई करता हूँ, मैं फैसला आपको बताता हूँ जी कि लॉ क्या कहती है। ठीक है जी। तो वाटर के अंदर आप मास जरा इसका निकाल लें जी, तो हाइड्रोजन 2 है जी, और ऑक्सीजन क्या है जी, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होता है जी। तो रेशो आ रहा है 1:8। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर इनका मास का रेशो ले तो ये आ रहा है 1:16। अब आपने जो कंबाइंड ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन दोनों के अंदर दो दो है, ऑक्सीजन इसके अंदर एक था और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो गया जी, 2 हो गया। तो अब आपने रेशो लगाना है ऑक्सीजन का दोनों कंपाउंड्स के अंदर, और लॉ कहती है जी ये होल रेशो की, होल नंबर की फॉर्म में आना चाहिए जी। तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर का जो है वो क्या है जी, 8 है जी, 8 पार्ट है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कितने पार्ट है, 16 पार्ट है। तो आप इसका रेशो लें, यानी दोनों को 8 से डिवाइड कर दें, तो जो रेशो आ रहा है 1:2 आ रहा है जी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये हमेशा फॉलो होगी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था जी वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 27 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, अ कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है और मास रेशो दिया हुआ है 28:80 ग्राम। और आपने उसके फॉर्मूले का अंदाजा लगाना है, ये 4 फॉर्मूले लिख के दिए हुए हैं, तुक्का मत लगाइएगा, सॉल्व करके देखिएगा और फैसला कीजिएगा। मोल्स को फाइंड करें और फैसला कर लें, सिंपल सा तरीका है। और मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं जी, 28 डिवाइडेड बाय 14, 2 मोल्स है। और ऑक्सीजन के मोल्स निकाले जी, 80 डिवाइड बाई 16, तो 5 मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये है जी, इन दोनों का रेशो ले लें जी। तो रेशो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, 2:5, ये इसका रेशो है जी। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, N2O5 है। ठीक है जी। तो सिंपल सा आपने मोल रेशो निकाला और मोल रेशो निकाल के आपने इस बात का फैसला कर लिया जी कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो जब भी आपको मास दिया जाए तो मास से आप पहले मोल्स निकाल लें और मोल्स निकाल के बड़े सिंपल तरीके से आप इसका फैसला कर सकते हैं जी कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 अब आपके सामने है और ये भी बड़े तवज्जो तलब आपका एमसीक्यूज है जी। तो यहाँ पे भी आप गलत सिलेक्शन कर सकते हैं जल्दबाजी में। लिखा हुआ है व्हेन बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल नहीं लिखा हुआ जी, इट सेंड थ्रू थिन मेटल फॉइल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उसने गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल किया था। मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल, ज्यादातर स्ट्रेट पास हो जाएंगे जी। तो कौन सी बात सही है जी, बीटा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, ये बात तो गलत है क्योंकि बीटा पार्टिकल्स होते ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल्स है पॉजिटिव चार्ज, सरासर गलत। बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये दो बातें तो गलत हो गई, अब ये दो बातें बची हैं। मोस्ट ऑफ द एटम हैज फ्री स्पेस, यकीनन ये बात आपको सही लग रही होगी। और आखिरी बात लिखी हुई है, बीटा पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी। इन दोनों में से हमें फैसला करने जाना है, देखते हैं जी क्या फैसला करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स पे बात करें जी, और बीटा पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी रखते हैं। बीटा पार्टिकल्स आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज रखते हैं जी। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, क्योंकि ये आपके पास पार्ट आया है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखते हैं जी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहता है जी, द मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम इज कंप्राइजेस ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में बात आनी चाहिए जी
कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था, बीटा पार्टिकल से बम्बार्ड नहीं किया था। तो बीटा पार्टिकल से अगर उसने ये फिनोमिना देखना होता तो बीटा पार्टिकल से बम्बार्ड करता, उसको अल्फा पार्टिकल्स की क्या जरूरत थी जी। तो उसने जो बीटा पार्टिकल्स से बम्बार्ड क्यों नहीं किया, तो बीटा पार्टिकल्स को सिलेक्ट ना करने की वजह उनकी हाई वेलोसिटी थी। तो जिनकी हाई वेलोसिटी है, तो हाई वेलोसिटी की वजह से ये बहुत तेजी के साथ मेटल फॉइल से गुजर जाएंगे। तो इसलिए ये जो फिनोमिना था, ये फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर क्या है जी, कि बीटा पार्टिकल्स दे पजेस हाई वेलोसिटी, तो जिसकी वजह से ये डेविएशन वगैरह नहीं देंगे और इससे ये जो फिनोमिना जो उसने जज किया था वो फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा जी। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल लिखे होते तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होता, लेकिन ये बीटा पार्टिकल लिखे हुए हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का जी। तो इसको हम देखने जा रहे हैं जी। तो लिखा हुआ है जी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयंस इज दिस 218 और 28 और 14 and its atomic weight is 56. The number of neutrons in the nucleus are। अच्छा जी, अच्छा सवाल था, इसको भी कैलकुलेट करके देखें तो आपको अंदाजा होगा। आप जानते हैं जी कि एटम का सिंबल होता है Z और A, Z का मतलब एटॉमिक नंबर और A का मतलब होता है मास नंबर। और आप ये जानते हैं जी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो, एटॉमिक मास तो हमें पता है जी। अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो हम बड़ी सिंपल तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं जी। खैर, सवाल को सॉल्व करते हैं जी। तो हमने सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है, तो इन सबको आप सम करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 24 आ गए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है जी। हम ये जानते हैं जी कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन ये एटम नहीं है। अगर ये एटम होता, ये +2 चार्ज नहीं होता, तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 24 होते। अच्छा जी, अब अपने दिमाग में लेके आए जी कि कैटाइन किस तरह से बनता है। कैटाइन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 पॉजिटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। उन 2 इलेक्ट्रॉन को आप प्लस कर दें तो आपको क्या पता लग जाएगा, एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया जी, 26 हो गया। अब और ये जानते हैं जी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं जी। तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं जी, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये आप कहें जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपने 56 में से 26 को माइनस किया, जवाब आ रहा है 30। तो 30 इसका करेक्ट आंसर है जी, जो आपने सिंपल सी कैलकुलेशन से हासिल किया। लेकिन आपने ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कैटाइन की बातें हैं और एनाइन की बातें हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या रिलेशन होता है और मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन होता है, तो इन तमाम चीज़ों को मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, तो इन छोटी छोटी बातों का आपने आपका ख्याल रखना है। तो आप सिंपल तरीके से इन सवाल को भी, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं जी। ये आपका आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल है जी, और लिखा हुआ है जी, द क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये हमें बताना है जी। द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या है, इसी तरह ये बाकी भी ऑप्शन है। खैर, इसकी आंसर हिंट देखते हैं। आंसर हिंट क्या है जी, स्पिन क्वांटम नंबर्स को आपने दिमाग में लेके आना है और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन क्या होती है, ये अब आपने अपने दिमाग में लेके आना है जी। तो याद रखिए जी कि स्पिन क्वांटम नंबर्स ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को डिस्क्राइब करते हैं जी। और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब ये वैल्यू अगर आप याद कर लें तो आपको ये इसका जवाब देना बड़ा आसान है जी। पॉजिटिव हाफ का मतलब होता है जी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और नेगेटिव हाफ का मतलब होता है क्लॉकवाइज स्पिन। तो पहले पॉजिटिव हाफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज पहले लिखी हुई है और क्लॉकवाइज बाद में लिखी हुई है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
खैर अब इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा आसानी से बात समझ में आ जाएगी, और मेडिकल वाले भी अब इसको जान लें तो बड़ा आसानी है जी। तो ये आपके एक्सिस हैं जी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। राइट हैंड साइड पे जो एक्सिस होता है वो एक्स पॉजिटिव होता है, और ऊपर जो वाई एक्सिस होता है वो आपका पॉजिटिव होता है जी। अब आप इन स्पिन को ड्रॉ करें जी। तो अगर आप एंगल इस तरह से ड्रॉ करें जी, क्योंकि एंगल जो ड्रॉ होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ होता है, तो ये जो एंगल होता है ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है जी। तो इसलिए ये स्पिन क्या है जी, प्लस हाफ है। और क्योंकि ये घड़ी से मुख्तलिफ स्पिन में है जी, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। और अगर इसकी मुखालिफत हो, यानी ये पॉजिटिव आए, यानी आप पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई की तरफ आए, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी अगर आप पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव वाई की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो नीचे आना ये क्लॉकवाइज स्पिन होता है, और ऊपर जाना ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है। तो सिंपल सा ये एक तरीका है जी, जिससे आप इनकी वैल्यूज को प्लस हाफ और नेगेटिव हाफ की वैल्यूज को याद रख सकते हैं जी। तो करेक्ट आंसर आपको अंदाजा हो गया होगा, ये है जी। तो बड़ा सिंपल सा तरीका था जी, जिसके जरिए से आपने क्या अंदाजा लगा लिया जी कि आपने इस सवाल के करेक्ट ऑप्शन को आपने सीखा, और इन वैल्यूज के बारे में भी आपने सीखा। तो क्योंकि ये स्पिन कॉर्नर नंबर आपको स्पिन के बारे में बताता है जी, इसलिए बाकी जो ऑप्शन है ये दोनों गलत हैं जी। मैग्नेटिक मूवमेंट और ये जो दो ऑप्शन है इन पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आज का ये ब्रीफ लेक्चर था जी, और इस ब्रीफ लेक्चर के अंदर आपने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर को देखा, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंतहाई कॉन्सेप्चुअल जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है वो इंतहाई कॉन्सेप्चुअल होता है जी, जिसके लिए आपको दिमाग लगाने की सख्त ज़रूरत होती है जी। तो इन कॉन्सेप्ट पे आप काबू पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, ताकि आपको इन पर कमांड हासिल हो जी। तो आज के लेक्चर में आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 3 में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।